Hello everyone, welcome to the lecture 9 of Sale of Goods Acts by Golden Law. So today we are gonna do our chapter 4, that is performance of contract. तो it is our lecture 9. इससे पहले हमने 8 lectures किए हैं जिसमें हमने till 30 sections जो है वो complete कर लिए हैं. Introduction History 2. तो उन सब का लिंक मैं आपको description में दे रही हूँ. You can check it out from there and ठीक है. Then now let's start with this lecture. So it basically deals with the chapter 2, that is performance of contract. ठीक है. Performance of contract section 31 to section 40 है जिसमें basically buyer and seller की जो duties हैं और delivery कैसे करनी है, क्या rules हैं delivery के, ये सारी जो sections हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है. ठीक है. Now section 31 हमारा क्या कह रहा है? Section 31 हमें बायर एंड सेलर की ड्यूटी बता रहा है. ठीक है. सेक्शन 31 क्या कह रहा है कि सेलर की क्या ड्यूटी है कि गुड्स को डिलीवर करना और बायर की क्या ड्यूटी है कि उनको एक्सेप्ट करना और उनको पे करना. ठीक है. तो सेलर की क्या ड्यूटी है कि जो भी गुड्स है, जो भी अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके जो भी गुड्स हैं उनको बायर को डिलीवर करना, और बायर की क्या ड्यूटी है कि जो डिलीवरी से गुड्स हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना और उसके लिए पेमेंट करना. ठीक है. It was section 31, very simple. Then next section 32 के कह रही है that payment and delivery are concurrent conditions. ठीक है. मतलब कि जो सेलर है वो रेडी एंड विलिंग होना चाहिए कि जो डिलीवरी और पेमेंट है वो दोनों कॉन्क्रीट कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. कि जो सेलर है वो रेडी एंड विलिंग है कि जो पोजीशन है गुड्स की वो जो है वो बायर को दे दे. ठीक है. सेलर इज रेडी एंड विलिंग कि वो डिलीवरी करे, और जो बायर है वो ही शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर द पोजेशन ऑफ द गुड्स. मतलब कि सेलर जो है वो बायर को गुड्स दे रहा है डिलीवरी की इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, और जो बायर है वो सेलर को पेमेंट दे रहा है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सो दिस मस्ट बी कॉन्करेंट कंडीशन. ठीक है. बोथ पार्टीज शैल बी रेडी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. ठीक है. देन सेक्शन 33 का कह रहा है डिलीवरी. अभी डिलीवरी जब हमने हमारी डेफिनेशन वाला लेक्चर 2 किया था उसमें हमने डेफिनेशन की थी कि डिलीवरी बेसिकली क्या होता है. डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी मर्जी से वॉलंटरी ट्रांसफर करता है पोजीशन ऑफ गुड्स, तो दैट इज कॉल्ड डिलीवरी. अभी डिलीवरी जो है गुड्स की वो कैसे भी हो सकती है, जैसे भी पार्टीज एक दूसरे के बीच में एग्री करी है, मतलब डिलीवरी हो गई. ठीक है. अगर बाहर कहीं सेलर को अगर कि तुम मेरी जगह पे आके मेरा जो मतलब मेरा जो भी दुकान है उस पे आके तुम डिलीवरी करो गुड्स की, तो डिलीवरी हो जाएगी. अगर सेलर और बायर के बीच में एग्री हुआ है कि तुम यहाँ से गुड्स को ले जाना तो मैं डिलीवरी मान लूंगा, तो डिलीवरी हो जाएगी. तो मतलब जैसे भी दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ एग्री किया है कि हम इसे डिलीवरी मानेंगे, वो ही कोई भी एक्ट जो भी माने उन्होंने वैसे ही डिलीवरी हो जाएगी. ठीक है ना. विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी. और कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे कि जो गुड्स की पोजीशन है वो बायर के पास चली जाए या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के पास चली जाए जिसे अथॉरिटी दी गई है बायर कि वो गुड्स को उसके बिहाफ पे होल्ड कर सकता है. ठीक है. तो दोनों ही केसेस में क्या माना जाएगा कि डिलीवरी जो है वो हो चुकी है. टू सेक्शन 33. नाउ सेक्शन 34. सेक्शन 34 क्या बात कर रहा है? पार्ट डिलीवरी. अभी देखो कई बार कई केसेस में डिलीवरी पूरी की पूरी नहीं होती. अभी 200 बैग्स की बात हुई है तो जरूरी नहीं है कि 200 बैग्स जो है वो सेलर बायर को एक ही बार में डिलीवर करते हैं. अभी हो सकता है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में हो. ठीक है. एक बार 50 बैग ले गए, एक बार 50 ले गए, एक बार 100 ले गए. ठीक है. तो पार्ट डिलीवरी भी हो सकती है. जरूरी नहीं है कि आप 200 बैग एक साथ दे रहे हैं. ठीक है. तो उसका क्या इफेक्ट होता है? क्या अगर पार्ट डिलीवरी हो रही है तो क्या उसे पूरी की पूरी डिलीवरी माना जाता है, पूरी गुड्स की डिलीवरी माना जाता है, या फिर अगर पार्ट डिलीवरी हो रही है तो उसे पार्ट ही माना जाता है? वो हमारा सेक्शन 34 बता रहा है that a delivery of part of good in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such much as delivery of the whole. देखो पार्ट डिलीवरी मतलब कि अगर उसने 50 बैग दिए तो क्या बाकी की जो 150 बैग थी उसकी भी जो ओनरशिप थी वो बायर को ट्रांसफर हो गई, या अगर 50 बैग दिए तो बाकी की 150 बैग की ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रही. तो पार्ट डिलीवरी का क्या इफेक्ट होगा वो हमें सेक्शन 34 बता रहा है. तो सेक्शन 34 में पार्ट डिलीवरी को हम दो तरह से देख सकते हैं. फर्स्ट द डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल. ठीक है. कि अगर 50 बैग सेलर ने डिलीवर की लेकिन उसने डिलीवर किए इन द प्रोग्रेस ऑफ होल की बाकी के 150 भी जो है वो डिलीवर हो चुके हैं, तो वो माना जाएगा कि सारे के सारे गुड्स डिलीवर हो गए थे. और अगर वो इन प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवर नहीं किए गए बट कॉन्ट्रैक्ट को सवर करने के लिए डिलीवर किए गए हैं, तो यही माना जाएगा कि जितने गुड्स डिलीवर हुए हैं उतने की ही प्रॉपर्टी पास हुई है. एम आई क्लियर?
तो ये बेसिकली पार्टीज की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहें कि जितने की डिलीवरी हुई है सिर्फ उतने ही गुड्स पास हो तो उतने ही होते हैं। अगर वो चाहें कि जितने अगर चाहे गुड्स 10 पास किए हैं लेकिन डिलीवरी जो है, जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, वो सबकी पास हो गई है तो सबकी हो जाएगी। तो बेसिकली कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। उनकी क्या इंटेंशन है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कवर करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, या फिर मतलब एक डिलीवरी लेगी, एक इंस्टॉलमेंट लेगी तो बाकी सबकी भी डिलीवरी हो चुकी है, वो करना चाहते हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है। देन सेक्शन 35 क्या कह रहा है, दैट बायर टू अप्लाई ऑफ डिलीवरी, मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवरी। जब तक बायर अप्लाई नहीं करता, तो जब तक बायर नहीं कहता कि भैया आगे डिलीवरी देके जाओ उनसे, तब तक सेलर बाउंड नहीं है डिलीवरी करने के लिए, अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो। ठीक है। देन सेक्शन 36, सेक्शन 36 में बेसिकली 5 सबसेक्शन है हमारे, जिसमें कि रूल्स बताए गए हैं डिलीवरी के। ठीक है। सबसे पहला सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 प्लेस ऑफ डिलीवरी की बात करता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब कि जो डिलीवरी है वो कहाँ पे होगी, किस प्लेस पे होगी। ठीक है ना, तो उसके बारे में सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 बता रहा है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि ये वाली जगह पे जो, देखो अभी इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, सेल में और अग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है। तो सेल में क्या होता है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली बताता है कि ये वाली जगह पे आप डिलीवरी कर, तो जो भी स्पेसिफाइड प्लेस बताई गई है वहां पर अगर गुड्स दे दी गई है तो इसका मतलब डिलीवरी हो चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेल जहां पर गुड्स थे, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ सेल जहां पर गुड्स थे, वहां पर जब गुड्स पहुंच गए तो इट मींस वो ही हमारी प्लेस ऑफ डिलीवरी है। ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल में भी सेम है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई कर रहा है तो स्पेसिफाई प्लेस, और अगर नहीं स्पेसिफाई कर रहा तो जिस जगह पे वो मैन्युफैक्चर हुए हैं या प्रोड्यूस हुए हैं वो ही हमारी प्लेस ऑफ डिलीवरी होगी। ठीक है। देन रूल्स एज टू डिलीवरी में हमारा सेकंड रूल है सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 में, दैट इज टाइम ऑफ डिलीवरी। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 में क्या बताता है कि किस टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए। अगर तो टाइम फिक्स है तो जो टाइम फिक्स है उस टाइम के बीच में, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम जो है, रीजनेबल टाइम के विद इन जो डिलीवरी है वो प्रोडक्ट्स की, गुड्स की हो जानी चाहिए। नेक्स्ट 36 सबसेक्शन 3 क्या बता रही है, अगर जो गुड्स हैं वो थर्ड पार्टी की पोजीशन में है एट द टाइम ऑफ सेल, तो तब तक डिलीवरी नहीं होती जब तक वो थर्ड पार्टी एक्नॉलेज नहीं कर लेती कि अभी वो जो गुड्स हैं वो बायर की बिहाफ पे होल्ड कर रही है इंस्टेड ऑफ सेलर। ठीक है। मान लो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए ने बी को सेल की लेकिन गुड्स जो थी वो सेलर यानी कि सी की, जो गुड्स थी वो सी की पोजेशन में थी। ठीक है। अभी जब पहले सी जो था वो ए के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा था, लेकिन जब तक वो एक्नॉलेज नहीं कर लेता कि अब वो गुड्स को ए के बिहाफ पे नहीं बल्कि बी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तब तक डिलीवरी जो है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। प्रोविजन क्या है कि अगर तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है वो ही ट्रांसफर हो गए हैं तो फिर तो मतलब एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि टाइटल ऑफ गुड्स का जो डॉक्यूमेंट है वो ही अब दूसरी पार्टी के नाम पे बोल रहा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कि अभी ए ने बी से 1000 बैग्स ऑफ राइस खरीदे एट द टाइम ऑफ सेल। अभी जो राइस थे वो एक्चुअली में सी के वेयर हाउस में थे। ठीक है। अभी पहले सी जो था वो ए के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब जब तक वो एक्नॉलेज नहीं कर लेता कि वो बी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तब तक सी जो है वो कंफर्म नहीं कर देता, तब तक जो प्रॉपर्टी है, जो डिलीवरी है वो नहीं होती। ठीक है। then you have standard of delivery which is given under section 36 subsection 4। अब ये क्या कह रही है कि जो भी डिमांड या टेंडर है डिलीवरी की वो इनफेक्चुअल मानी जाएगी अगर आप रीजनेबल आर्म में नहीं करते हो। रात के 3 बजे कहोगे कि भैया मुझे डिलीवरी देके जाओ, तो दैट वुड नॉट बी इफेक्टिव टेंडर। ठीक है ना, तो टेंडर ऑफ डिलीवरी जो है वो एक रीजनेबल आर पे ही होनी चाहिए। रीजनेबल आर क्या है, इट क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट। ठीक है। The next 36 subsection 5 expenses of delivery। तो जब तक अदरवाइज अग्री नहीं किया जाता, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो जो एक्सपेंसेस हैं वो सेलर ही बॉर्न करता है। ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब सेलर के ही होते हैं। इट वॉज सेक्शन 36 जिसके 5 हमारी क्लॉज थी। नाउ 37 सेक्शन जो है वो बताता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी थी कि मान लो किसी ने 100 बैग मंगाए, अभी किसी ने 200 दे दिए, 150 दे दिए, 50 दे दिए, तो उस केस में क्या होगा, वो हमें सेक्शन 37 बता रही है। फर्स्ट
सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या कह रही है, क्वांटिटी लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि किसी ने 100 बैग मांगे थे, आपने 50 दे दिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर सेलर डिलीवर करता है क्वांटिटी बायर को जितनी उसने कॉन्ट्रैक्ट की है उससे कम, बायर जो उसके पास राइट है कि गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट ही करे, वो रिजेक्ट कर सकता है, पर अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसके ऊपर वो पे करेगा बायर, ठीक है। अगर 100 गुड्स डिलीवर करनी थी सेलर ने लेकिन 50 ही की, तो जो बायर है वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ही करने की, ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट, बट अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको, ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्री हुआ था वो इस 50 लाख का जो सेलर को वो दे देगा, ठीक है। Then we have a section 37 subsection 2, अभी section 37 subsection 2 क्या कह रही है, क्वांटिटी मोर देन कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर जो है जितनी कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी अग्री की गई थी उससे ज्यादा बेच रहा है, तो उस केस में जो बायर है वो क्या कर सकता है, या तो वो पूरी की पूरी रिजेक्ट कर दे, ठीक है, उसे नहीं चाहिए, वो पूरी की पूरी रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जितनी उसने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री की है उतनी एक्सेप्ट कर ले और बाकी की रिजेक्ट कर दे, ठीक है, और या फिर पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ले, अभी उसकी मर्जी, ठीक है, या तो वो सारी की सारी रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जितनी उसने मंगवाई उतनी एक्सेप्ट करके बाकी की रिजेक्ट कर दे, या फिर पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अगर वो पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट रेट अग्री किया गया था उसके ऊपर वो पे करेगा एडिशनल गुड्स का भी, और बाकी जो थी वो तो थी ही, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए ने बी को 100 बुक्स देनी थी, अभी गलती से ए ने 120 बुक डिलीवर कर दी, अब यहाँ पर बी के पास ऑप्शन है कि यहाँ तो वो 120 के 120 रिजेक्ट कर दी, या फिर वो 100 बुक्स को रख लेगी और बाकी के 20 जो है वो रिजेक्ट कर दी, या फिर वो पूरी की पूरी 120 एक्सेप्ट कर ले। अगर तो वो 100 बुक्स रख रही है और बाकी के 20 रिजेक्ट कर दी, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसके ऊपर वो 100 बुक्स की पेमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपए की एक बुक जो थी उसने उसे मिली, ठीक है, तो 100 बुक्स हैं तो टोटल जो है वो 10,000 रुपीज जो है वो बायर को पे करेगी, और अगर 120 बुक्स जो है उसने पूरी की पूरी एक्सेप्ट करी है तो पर बुक का जो 100 था यानी कि 12,000 रुपये जो है वो सेलर को दे, ठीक है। देन डिलीवर्ड ऑफ मिक्स्ड क्वांटिटी, अब मिक्स्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर सेलर मिक्स्ड क्वांटिटी के गुड्स डिलीवर कर रहा है बायर को, ठीक है, यानी कि उसने जो डिस्क्रिप्शन के गुड्स मंगवाए थे उसके साथ वो किसी और डिस्क्रिप्शन के गुड्स को भी सेलर को बायर को बेच रहा है, तो उस केस में बायर इधर में रिजेक्ट हो, या तो वो सारे के सारे रिजेक्ट कर सकता है, या जितने गुड्स उसने मंगवाए थे जिस डिस्क्रिप्शन के उसने मंगवाए थे उसे एक्सेप्ट करके बाकी के जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो कि जो सेलर है उसने 100 बैग्स ऑफ शुगर मंगवाए थे, अभी ए ने 100 बैग्स ऑफ शुगर भी दे दिया और 20 बैग्स ऑफ फ्लोर भी दे दिए जो विच वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी या तो वो पूरी की पूरी एंटायर डिलीवरी जो है वो रिजेक्ट कर दे, या फिर 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो रख ले और बाकी के 20 बैग्स ऑफ फ्लोर है वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू कर लें, तो अगर तो लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड है तो बायर के पास राइट है कि वो पूरे के पूरे गुड्स जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर जितने गुड्स है उसे एक्सेप्ट करके उसकी पेमेंट कर सकता है। अगर मोर देन है तो या तो वो सारे के सारे गुड्स को एक्सेप्ट कर दे, या सारे के सारे को रिजेक्ट कर दे, या सारे एक्सेप्ट कर ले और ऊपर का जो मतलब जो ज्यादा दिए हैं गुड्स उसकी भी पेमेंट जो है वो कर दे ऑन द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। थर्ड वी हैव मिक्स विद गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, अगर मतलब दो डिस्क्रिप्शन के गुड्स दे दिए हैं, दैट इज मिक्स क्वांटिटी दे दी है, तो यहाँ पर गुड्स जो उसने मंगवाए थे उसको एक्सेप्ट करके बाकी के रिजेक्ट कर सकता है, या फिर सारे के सारे जो है रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। So this was section 37. Then next we have the section 38 जो बात करती है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज की। देखो इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज में बेसिकली क्या होता है, that unless otherwise agreed, अभी सेक्शन सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, that unless otherwise agreed the buyer of goods is not bound to accept the delivery of by installments, ठीक है। तो जो बायर है वो बेसिकली बाउंड नहीं होता कि अगर सेलर डिलीवरी कर रहा है बाय इंस्टॉलमेंट्स तो जो बायर है वो उसे रिसीव करे, ठीक है ना, तो ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, बट अगर दोनों पार्टीज के बीच में अग्री हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ गुड्स वो उसके इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ही डिलीवर्ड होगा, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज के बीच में ये अग्री हुआ है, और अगर उस केस में या तो सेलर डिलीवरी नहीं करता, या फिर डिफेक्टिव डिलीवरी कर देता है, या फिर बायर निग्लेक्ट करता है या फिर मना कर देता है कि वो डिलीवरी नहीं लेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है उस पे डिपेंड करेगा कि क्या ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उस चीज से रिपीटेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कि अगर सेलर ने डिलीवरी नहीं की है, डिफेक्टिव ड्यूटी की है, या बायर ने
पेमेंट नहीं की या फिर डिलीवरी नहीं ली, तो उस केस में क्या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा या फिर वो एक सवरेबल ब्रीच मानी जाएगी, जिससे कि कंपनसेशन का राइट जो है वो मिलेगा पार्टीज को, बट कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का नहीं। ठीक है, तो यहाँ ए ने बी को डिलीवर करने थे 200 बाक्स। ठीक है, अब 50-50 के इंस्टॉलमेंट्स उसने देने थे, तो अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो थी वो 100 बैग्स की उसने प्रॉपर्ली दे दी, लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट में जो बायर सेलर था उसने डिलीवरी नहीं की। तो अभी ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि क्या ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट से रेपुडिएट हो सकता है या फिर सिर्फ कंपनसेशन मिलेगी बायर को और कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन वी हैव अ सेक्शन 39, इट इज बेसिकली डिलीवरी टू कैरियर और वॉट। तो अगर कैरियर को डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और सेलर जो है वो ऑथराइज्ड, उसे अथॉरिटी है उसके पास, या उसे रिक्वायर किया गया है कि वो जो गुड्स है उसे या तो बायर को भेजेगा या फिर कैरियर को भेजेगा, अभी वो कैरियर बायर का हो या ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो अगर गुड्स जो है वो या तो बायर को या कैरियर को भेज जा रही है, प्राइमा फेसी यही माना जाएगा कि जो डिलीवरी है गुड्स की वो बायर को हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने 100 बॉक्सेस जो है वो बी को भेजे, अभी यहाँ पर तो ए ने वो 100 बॉक्सेस जो है वो बी को हैंड ओवर कर दिए या फिर कोरियर में दे दिए कि ठीक है ये बी को पहुंच जाएंगे, तो जिस टाइम पे ए ने बी को हैंड ओवर करे या फिर कैरियर में डाले, उसी टाइम पे ये माना जाएगा कि जो डिलीवरी है वो बी को हो चुकी है, इवन दो बी हैज नॉट फिजिकली रिसीव्ड देम येट। ठीक है, तो अगर कैरियर में सेलर ने कुछ डाल दिए हैं तो यही माना जाएगा कि बायर को मिल चुके हैं, चाहे उसे अभी तक रिसीव हुई हो डिलीवरी चाहे ना हुई हो। ठीक है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कुछ और अग्री नहीं किया हो, तो अगर सेलर सी ट्रांजिट थ्रू सी ट्रांजिट जो है वो गुड्स को भेज रहा है और जहां पर इंश्योरेंस की जरूरत है, तो सेलर जो है वो नोटिस देगा बायर को कि वो अपने गुड्स को इंश्योर करा दे। अगर वो नोटिस नहीं देता सेलर बायर को कि वो अपने गुड्स इंश्योर कराए, तो उस केस में जो गुड्स है वो सेलर के रिस्क पे माने जाते हैं। ठीक है, Then next we have a section 40। अभी section 40 का कह रहा है that risk where goods are delivered at distant space। अगर जो जगह है वो दूर है, ठीक है, अगर मान लो गुड्स यहाँ पे है पंजाब में, अब दिल्ली पहुंचानी है, ठीक है, तो जो डिलीवरी है वो किसी दूर जगह पे हो रही है, तो अगर कुछ और अग्री नहीं हुआ, तो जो बायर है जितनी भी रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन होता है इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, उसका रिस्क बायर के ऊपर होता है। ठीक है ना, मान लो कि ए ने बी को 50 बैग्स ऑफ फ्रूट्स 50 बॉक्सेस ऑफ फ्रूट्स जो थे वो डिलीवर किए थे। अभी जो सेलर था उसने डिलीवरी की कि ठीक है मैं बी के वेयर हाउस में वो गुड्स पहुंचा दूंगा। अब उसका जो गुड्स है, उसका जो वेयर हाउस है वो दूसरी सिटी में है, तो अभी रास्ते में जो फ्रूट्स है उसकी डिटेरियोरेशन हो सकती है, तो उस डिटेरियोरेशन का रिस्क है वो बेसिकली किस पे जाएगा, बायर पे जाएगा, बी पे जाएगा। तो अगर दूर जगह पे और डिस्टेंट जगह पे डिलीवरी हो रही है, तो जो रिस्क होता है डिटेरियोरेशन का, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजिट में होता है, वो बायर के पास ही होता है। ठीक है ना, तो देयर वाज अ केस ऑफ वुल वर्सेस रॉबिन्सन। इस केस में क्या हुआ था, ये केस डील करता है होप आयरन का। ठीक है, अभी जो सेलर था उसने स्टेफर्डशायर से लिवरपूल में एक होप आयरन जो थी वो भेजी थी। जब अब उसने वो होप आयरन शिप की थी तो इट वाज इन गुड कंडीशन, बट वो रस्ट हो गई ड्यूरिंग ट्रांजिट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बायर रिस्पॉन्सिबल था, बिकॉज रस्टिंग वाज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन। Now then we have section 41। अभी section 41 क्या कह रहे हैं, buyer's right of examining the goods, कि जब भी सेलर बायर को गुड्स देगा, ठीक है, तो उस टाइम पे बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके कि जो गुड्स उसने मंगवाए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के कह रहा है कि जहां पर भी गुड्स बायर को डिलीवर हुआ और उसने पहले एग्जामिन नहीं किए थे गुड्स, तो तब तक ही नहीं माना जाता कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर ले हैं, जब तक उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती गुड्स को एग्जामिन करने की, फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग के जो गुड्स उसने मंगवाए हैं, जो उसे मिले हैं, डिलीवर हुए हैं, वो जो उसने मंगवाए थे उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, दे आर सेम और नॉट, दे आर कंफर्मेटिव विद द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव स्पॉट सेक्शन 41 सबसेक्शन 2। अभी सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर कुछ और अग्री नहीं हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तो जो सेलर है जब वो डिलीवरी करने जाएगा गुड्स की, उस टाइम पे वो बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा ताकि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके, कंफर्म करने के लिए कि वो कंफर्मिटी में है विद द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है,
यहाँ पर सेक्शन 41 क्या कह रहा है, that he is not deemed to have accepted them unless and until he had reasonable opportunity। तो यहाँ पर सेक्शन 41 बता रहा है कि वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करता। अभी एक्सेप्ट करता कब है? सेक्शन 42 जो है वो एक्सेप्टेंस की ही बात करता है, ठीक है। सेक्शन 42 क्या कह रहा है, that a buyer is deemed to have accepted the goods। कब कब बायर जो है ये माना जाता है कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। किन किन केसेस में? पहला, जब वो सेलर को बता देता है, इंटीमेट कर देता है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। तो पहला तो सिंपल हो गया कि जब भी बायर ने सेलर को बता दिया कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इट मींस ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, ठीक है। सेकंड, व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ सेलर। तो पहला क्या आ गया कि जब उसने इंटीमेट कर दिया सेलर को कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। एंड सेकंड, जब उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया, कोई भी ऐसा एक्ट किया जो इनकंसिस्टेंट है विद द ओनरशिप ऑफ सेलर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक या बी कपड़े की दुकान है, ठीक है। बी वहां से एक कपड़ा खरीद के ले गया। अब यहाँ पर उसने, हालांकि ए को जो सेलर था उसे इंटीमेट नहीं किया कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी उसने वो गुड्स जो थे वो फर्दर टेलर को दे दिए उसका एक कोट सिलवाने के लिए। अब यहाँ पर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि सेलर की ओनरशिप के साथ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में भी यही माना जाएगा that he has accepted the good। and third we have after lapse of reasonable time। एक reasonable time lapse करने के बाद, एक reasonable time खत्म होने के बाद अगर कोई उसको रिटेन करता है without intimating to the seller that he has rejected them, तो उस केस में भी यही माना जाता है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। तो कौन कौन से केसेस है हमारे पास कि जब वो सेलर को बता देता है, एक तो जब वो बता देगा उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस हो गया, या कोई ऐसा एक्ट करता है जो सेलर की ओनरशिप से इनकंसिस्टेंट है। थर्ड, वो सेलर को नहीं बताता है दैट ही हैज रिजेक्टेड देम इवन आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, उसे रिटेन करता है गुड्स को और सेलर को इंटीमेट नहीं करता दैट ही हैज रिजेक्टेड द गुड्स। उस केस में भी यही माना जाता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर क्या बात कर रही है? रीजनेबल टाइम। तो सेक्शन 63 हमें क्या कह रही है, दैट रीजनेबल टाइम क्या है, वो हमेशा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो जहां जहां पे भी इस एक्ट में रीजनेबल टाइम की बात की गई है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि रीजनेबल टाइम कितना होगा, ठीक है। किसी को 10 साल रीजनेबल टाइम नहीं दे सकते, तो रीजनेबल टाइम हमेशा एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ठीक है। Then next we have a section 43। Buyer not bound to return rejected goods। तो अगर सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, बायर ने उसके बाद गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो सेलर को रिजेक्टेड गुड्स रिटर्न करे अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ठीक है। अगर तो ये चीज दोनों पार्टीज के बीच में अग्री हुई है कि अगर बायर गुड्स रिजेक्ट करेगा तो वो खुद सेलर को देके आएगा, तो उस केस में तो ऑब्वियसली वो चीज प्रिवेल करेगी। लेकिन अगर अग्री नहीं किया गया कहीं पे भी, तो अगर गुड्स बायर ने रिजेक्ट कर दिए या फिर उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, वो एक ही चीज, ठीक है, तो ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर। इट इज सफिशिएंट, वो इंटीमेट कर रहा है सेलर को कि मैं गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, वो काफी होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो उसको वहां पे वापस पहुंचा के, ठीक है ना। वही एग्जाम्पल है कि ए ने बी को 100 चेयर बेची, ठीक है, बट जब डिलीवरी मेड हुई तो जो बी था उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, सेलर को इंटीमेशन दे दी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हियर बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द चेयर्स टू ए, इट इज इनफ दैट ही इंटीमेटेड इट टू seller, ठीक है। Then next we have a section 44 liability of buyer for neglecting or refusing delivery of goods। तो अगर बायर जो है, यहाँ पे बायर की लाइबिलिटी बन रही है कि अगर बायर है वो निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, वो गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है या जानबूझ के निग्लेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या लाइबिलिटी होती है बायर की। तो देखो, जब हमने सेक्शन 31 की थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सेलर की ड्यूटी होती है वो क्या होती है, दैट ही शैल बी रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स। और बायर की ड्यूटी होती है दैट he shall be ready and willing to accept the goods and pay for them, ठीक है। तो ये होती है सेलर एंड बायर की ड्यूटी। अब सेलर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, he is ready and willing to deliver the goods। बट यहाँ पर जो बायर है वो निग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो नहीं ले रहा है डिलीवरी या जानबूझ के रिफ्यूज करी जा रहा है, तो उस केस में अगर बायर एक रीजनेबल टाइम में इवन आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम सेलर डिलीवरी नहीं लेता गुड्स की, देन ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिज नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, ठीक है। अगर कोई लॉस हो रहा है सेलर को, अगर तो गुड्स पेरिशेबल है, देखो अगर तो गुड्स पेरिशेबल नेचर की है तो सेलर की गुड्स खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में भी सेलर को लॉस हो रहा है। या फिर वैसे भी अगर बायर की निग्लेक्ट की वजह से सेलर को कोई भी लॉस हो रहा है, उस केस में जो बायर होगा वो लायबल होगा सेलर के उस लॉस के लिए,
सेलर के उस लॉस के लिए, ठीक है। एंड अगर ऑब्वियसली अगर बाय डिलीवरी नहीं लेके जा रहा है तो जो सेलर है उसे एक रीजनेबल चार्ज करना, रीजनेबल उसे खर्चा पड़ेगा फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, तो उस खर्चे के लिए भी जो बायर है वो ही लायबल होगा टू सेल, ठीक है। तो अगर बायर गुड्स नहीं लेके जा रहा है तो ही विल बी लायबल टू सेलर फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिज नेग्लेक्ट और एनी रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, ठीक है। देन इसकी एक प्रोविजन है कि देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर बायर जो है वो डिलीवरी नहीं लेता है तो उस केस में जो सेलर है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेड कर सकता है। तो प्रोविजन यही कह रही है कि ये तो खैर बायर को जो लायबिलिटी होगी सेलर की तरफ वो तो होगी ही होगी, बट उसके अलावा जो सेलर है उसके पास पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेड कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज इट, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 31 से सेक्शन 44 तक जिसमें हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज की थी बायर एंड सेलर की। अभी अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना अनपेड सेलर करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट। Until here अगर किसी को कोई भी इशू है, you can ask me in the comment and for more such videos to subscribe my channel and like my video. Thank you guys.